उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। और आप जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आइए सुनते हैं आज के इस प्रोग्राम का पहला भाग। महेंद्र कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू जी, नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आज आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी रेडियो से आपका ताल्लुक रहा है, कभी आकाशवाणी केंद्र पर गए हैं? ममता जी, मैं तो हूँ ही रेडियो आर्टिस्ट। मैं तो स्कूल में था तब से मैं गाता था रेडियो पर, और रेडियो से मेरा बहुत लगाव रहा है। अच्छा, चलिए आपको ले चलते हैं आपके बचपन में जी। तो बचपन के बारे में आप बताइए। अमृतसर में आप जन्मे थे और सुना है कि उसके बाद आप मुंबई आ गए थे। हाँ जी। तो कैसा था आपका बचपन? बचपन मेरा म्यूजिकली था, क्योंकि वो गिफ्ट मुझे मेरी मदर से मिली थी। मेरी मदर खुद बड़ा अच्छा गाती थी, उनकी बहुत अच्छी आवाज़ थी। नॉट प्रोफेशनल, लेकिन एज एन एमेच्योर। और मेरे बड़े भाई साहब को भी बहुत शौक था म्यूज़िक का, यानी कि हमारे घर में म्यूज़िक का बहुत माहौल था। हम लोग जब छोटे थे नूरजहां जी का गाने गाया करते थे जी। अब नूरजहां जी के गाने गाते गाते एक दिन एक गाना सुना जुगनू का, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, जो रफ़ी साहब ने और नूरजहां जी ने गाया था। तो वो मेल वॉइस सुनकर हम लोग तो बस वो जैसे कहते हैं ना, दीवानगी आ गई कि ये किनकी आवाज़ है। फिर पता चला रफ़ी साहब की आवाज़ है। फिर वो हमारी इंस्पिरेशन बन गए। रफ़ी साहब से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपसे हमें जाननी है, सुननी है। हाँ जी। लेकिन उससे पहले भी हम ये जानना चाहते हैं, आपके परिवार में और कौन-कौन थे? भाई बहन कितने थे? हम 2 भाई थे। मेरे बड़े भाई साहब थे और मैं, जी। मेरे मदर फादर। किस तरह के रिश्ते थे आपस में? बहुत प्यार था। दोस्तों जैसा या फिर? बहुत प्यार था। जी। बहुत प्यार था। और वो मुझे हमेशा, जब हम लोग सोते थे रात को, बड़े भाई साहब सैगल साहब का गाना सुनाया करते थे। देख, सैगल साहब ने कितना अच्छा गाया है। मैं भी सुनता रहता था। और इंस्पिरेशन ऐसे ही मिलती है ना जी। वो सैगल साहब के गाने, फिर अमीर भाई कर्नाटकी के गाने, उन दिनों जो सिंगर्स मशहूर थे इनके सब के गाने सुनाया करते थे। हाँ जी। तो उनमें से कोई गाना आज याद आता है जो अभी श्रोताओं के लिए हम सुनवाएं आपकी ओर से? सैगल साहब का गाना है वो, जो गाया करते थे भाई साहब। सुनो सुनो हे कृष्ण काला, सुनो सुनो हे कृष्ण काला, आए तुम्हारे द्वार, सुनो मेरी पुकार, अब सुन ले बांसुरी वाला, सुनो सुनो हे कृष्ण काला। सुनो है कृष्ण काला, आई तुम्हारे द्वार, सुनो मेरी पुकार, अब सुन ले बांसुरी वाला, सुनो सुनो है कृष्ण काला। ना दिखाए तरस मुँह पे देखो सकी, ना ही खाए तरस मोरे मन की रही, मोरे मन की रही, मन में हाय हाय मोरे नैनन ने देखा नहीं अभी शाम। अबला का दुख ये दीनानाथ, मन का रहे हैं मन में। चंडीदास कहे, चंडीदास कहे, चंडीदास कहे,
सखी है, सखी है, चंडीदास कहे जिस तन लगे वही तन ये दुखड़ा जाने, वही तन ये दुखड़ा जाने। अच्छा, गाने में तो आप बहुत अच्छे रहे हैं। बचपन के गाने भी जब हम सुनते हैं कि आप बचपन में गाया करते थे और शुरू से लेकर अब तक के जो गाने हम लोग बहुत पसंद किया करते हैं, लेकिन जानना ये चाहते हैं कि आप पढ़ाई में कैसे थे? ममता जी, पढ़ाई तो छोड़िए। अब देखिए, आदमी का ध्यान एक ही तरफ रह सकता है। पढ़ाई में मैं ठीक था, मतलब मैं पास हो जाया करता था, और मेरे फादर भी इतने सीधे थे, 35% आ गए, ओ मुंडा पास हो गया, पास हो गया, लड्डू बांट दो, लड्डू बांट दो। हाँ जी, उन दिनों को परसेंटेज का देखते नहीं थे, लेकिन गाने का शौक मुझे बचपन से ही था। प्रिपरेटरी में मुझे दाखिल किया फादर ने, तो वहाँ टीचर ने, मुझे अभी तक याद है, कहा कभी कोई बच्चा गा सकता है या पोइट्री रिसाइट कर सकता है तो कम ऑन द प्लेटफॉर्म। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया। अब मैं बच्चा अबाउट आई थिंक 5 साल का होऊंगा, है जी, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। तो टीचर ने बच्चों को सबको इशारे किए कि तालियां बजाओ साथ में, सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। थोड़ा सा गाकर मैं उतर आया नीचे। उसके बाद हमेशा जब भी फंक्शन होते थे तो मेरे दोस्त सब जो बन गए थे, सब यही कहा करते थे, वी वांट कपूर, वी वांट कपूर। तो आगे बढ़ने से पहले कोई बचपन का ही गाना सुन लिया जाए? बचपन का गाना मैं सुना देता हूँ, वो जो मैंने प्रिपरेटरी में गाया था। मार कटारी मर जाना, ओ मार कटारी मर जाना, के अखियां किसी से मिलाना ना, ओ मिलाना ना, मार कटारी मर जाना। मार कटारी मर जाना, मार कटारी मर जाना, वे अखियां किसी से मिलाना ना, ओ मिलाना ना, मार कटारी मर जाना, वे अखियां किसी से मिलाना ना, ओ मिलाना ना, मार कटारी मर जाना, वे अखियां किसी से मिलाना ना, ओ मिलाना ना। अच्छा, बचपन में फिल्में देखते थे आप? देखते थे। परिवार के साथ देखते थे या चुपके से? परिवार के साथ। क्लास कट करके कभी? नहीं, परिवार के साथ। जी, इस बात का खास ख्याल रखा हाँ जाता जी, था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक आपके स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्टर खराब हो गया था, ऐसा कुछ था? हाँ, तो क्या थी वो ममता घटना, जी, याद ऐसा आती है? था कि हफ्ते में एक बार हम लोगों को विजुअल इंस्ट्रक्शंस दिखाया करते थे। विजुअल इंस्ट्रक्शन में ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये बताया करते थे। अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए तो लड़कों की समझ में आ गया। एक दिन प्रोजेक्टर खराब हो गया, तो उसने, वो जोसेफ हुआ करता था जो प्रोजेक्टर को संभालता था, तो उसने फादर को कहा, जो टीचर थे, कि भी आज प्रोजेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, फादर ने कहा, फिर क्या करें? कम ऑन देन गिव अस एंटरटेनमेंट। तो लड़के वही, वी वांट कपूर, वी वांट कपूर। तो मुझे धकेल देते थे स्टेज पे और मैं गाना गाने शुरू कर देता था। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि ये लड़के पैसा जमा करके वो जोसेफ को पैसे दे दिया करते थे जी। कि तू बोल दे प्रोजेक्टर खराब है। प्रोजेक्टर खराब हो गया और मुझे गवाते थे और आपको गाना गाना पड़ता था। अच्छा, कौन सा गाना इस वक्त सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को, आपकी पसंद का? गुमराह का मैं सुनाऊंगा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम। जी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों,
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। अच्छा, बचपन की कोई शरारत याद आती है? बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत मीठा गाते हैं आप, लेकिन जो अंदर की बात है, शरारत की बात, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो कोई ऐसी शरारत बचपन में की है जिससे आपको कोई डांट मार पड़ी हो? ममता जी, ऐसा था कि मैं ट्यूशन लेने जाया करता था जी। एक टीचर थी, मैं रहता था यहाँ गिरगाम रोड, तो नौकर के साथ मुझे ट्यूशन लेने के लिए मेरी मदर भेजा करती थी। मेरी मदर जरा स्ट्रिक्ट थी जी। तो वो टीचर क्या करती थी, मैथमेटिक्स में सीखता था, जरा गलती हो जाए ना तो फुट रूलर मेरे उंगलियों के नॉब्स पे जोर से मारती थी।
तो इतनी जोर से मारती थी, मैं साथ साथ में रोता था और साथ साथ में लिखता था, और वो कहती थी यू मेक मिस्टेक्स, तो आई डोंट लाइक दिस। हाँ जी, आई थिंक इन द 3rd स्टैंडर्ड। तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता था जाने के लिए। मैं मदर को कहता था, मैं कहा नहीं बीबी जी, हम लोग बीबी जी कहते थे, मैं कहा बीबी जी मुझे नहीं जाना वहाँ। नहीं जाना पड़ेगा। क्या हुआ? जी। मैं कहा मैं, वो मारती है बहुत। मारती है तो फिर क्या हुआ, तू गलती करता होगा ना। खैर जाना पड़ता था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी नीयत बदल गई। मैं टीचर के यहाँ तो जाना छोड़ दिया, चौपाटी चले जाता था। वो लड़का सा था सर्वेंट, उसको भी ले जाता था। तो उन पैसों से चाट खावा कर तो लड़के को मैं कहता, देख बोलना नहीं घर पे कि मैं टीचर के यहाँ नहीं गया, चुप करके रहना। अच्छा। और घर चलते हैं जी। वो 2-3 बार तो हो गया। एक दिन वो लड़का रो पड़ा मेरी माँ के आगे कि जी ये छोटा बाबू ये जाते नहीं है वो टीचर के यहाँ। तो मेरी मदर ने कहा कहाँ जाता है? कहा ये तो चाट खाने जाते हैं और चौपाटी पे, और मुझे भी खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा तेरी, अच्छा ऐसी बात है। तो बगल में ही हम लोगों की दुकान थी, तो उन्होंने संदेशा भेजा फादर को, मेरे पिताजी आ गए। मेरे पिताजी बड़े शांत थे, मतलब नेचर के बहुत अच्छे थे। मदर ने कहा देखो आपके लाडले को ये पढ़ाई करने जाता है और उसके बदले ये चाट खा कर आ जाता है। तो मैं रोने लग गया क्योंकि मुझे डर था कहीं ये भी मारेंगे मुझे। तो मुझे कहते हैं प्यार करने लग गए। तो उन्होंने कहा वाइफ को, यार शानी तू, शानी बोलते हैं, शानी तू भी ऐसे नाराज हो जाती है, कोई ना कोई बात तो होगी जो ये नहीं जाता। क्या बात है मेरे को बता। तो मैंने कहा ये ऐसे ऐसे वो मारती है मुझे फुट रूलर से। तो बस ठीक है नहीं जाना कल से। हमारा बच्चा कोई ऐसा फालतू है जी। जो मार खाएगा, एक फीस दो एक मार खाओ, अरे और टीचर ढूंढ लेंगे। उन्होंने पिताजी ने मेरी तरफदारी की और मैं बच गया। अच्छा, उन दिनों में रात को सोते वक्त आपकी माता जी, आपकी बड़ी बहन लोरी गाती होंगी आपके लिए सुलाने के लिए, तो वो जो लोरी गाई जाती थी आज याद है आपको? कौन सी लोरी गाई जाती? नहीं, ममता जी बहन थी मेरी, मेरे से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो गुजर गई थी। लेकिन भाई साहब ही सुनाया करते थे मुझे गाने। वो लोरी नहीं गाते थे, यही गाने जो मैंने आपको बताए, मीर भाई के, शमशाद जी के, सैगल साहब के, थोड़े थोड़े वो सुनते सुनते ही मैं सो जाता था। एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, देश देश की सैर की खातिर अपने घर से निकला, देश देश की सैर की खातिर अपने घर से निकला। उड़ते उड़ते चलते चलते थके जो उसके पाँव, उड़ते उड़ते चलते चलते थके जो उसके पाँव, तो एक जा पर बैठ गया वो देख के ठंडी छाँव, तो एक जा पर बैठ गया वो देख के ठंडी छाँव। इतने में होनी ने अपनी बंसी वहाँ बजाई, इतने में होनी ने अपनी बंसी वहाँ बजाई। इसको सुनकर परियों की शहज़ादी दौड़ी आई, इसको सुनकर परियों की शहज़ादी दौड़ी आई। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत देर तक आपस में दोनों जी भर कर खेले, दोनों ने खाए मिलजुल कर सेब, अनार और केले। अच्छा महेंद्र जी, गाना तो आपने बचपन से ही शुरू कर दिया, स्कूल कॉलेज के दिनों से, लेकिन आपने विधिवत तालीम किससे ली? जी, शिक्षा किससे ली आपने? संगीत की शिक्षा मैंने ली, देखिए जैसे मैंने आपसे बताया कि जुगनू के गाने
सुनकर रफ़ी साहब के फैन हो गए, मैं और मेरे बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब भी बहुत अच्छा गाते थे, तो अब स्कूल में भी मशहूर हो गया। मैं कागज़ पे लिखूं मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, अच्छा। तो लड़कों को पता चल गया कि ये मोहम्मद रफ़ी का फ़ैन है। तो एक दोस्त ने मेरे ने जैसे स्कूल छूटा मुझे कहता है, कपूर तेरा रफ़ी कहाँ रहता है, मुझे मालूम है। तो मैं उसको पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे बता कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भिंडी बाजार रहते हैं और किताब मंजिल नाम है, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, उनके मकान के सामने मस्जिद है। तो मेरा ड्राइवर मुसलमान था, जी। मोहम्मद। तो घर जाने के बजाय मैंने मोहम्मद से कहा, मैं कहा मोहम्मद तू चल उधर भिंडी बाजार। उन्होंने कहा बाबा उधर क्या करना जाकर, उन दिनों राइट्स हुआ करती थी। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, वो भाऊजी मारेंगे मुझे। अरे मैंने कहा नहीं मारेंगे, तू चल। मैं ले गया उसे। ऊपर जाने से पहले मैंने कहा बताना नहीं कि मुझे गाने का शौक है, यही बताना कि इसके बड़े भाई को शौक है। जी। तो उसने कहा अच्छा। ओ हम लोग दूसरी मंजिल पे पहुंचे तो बाहर लिखा हुआ था मोहम्मद रफ़ी, उर्दू में, प्लेबैक सिंगर। तो अंदर किसी के गाने की आवाज आ रही थी, मुंह धो रहे थे। तो हमने बेल बजाई तो रफ़ी साहब बाहर आ गए, बनियान पहनी हुई और तहमत पहनी हुई, हंसते हंसते। उन्होंने कहा आइए। तो मोहम्मद मेरे ड्राइवर ने कहा जी ये मेरे सेठ का लड़का है और इसके बड़े भाई को गाने का शौक है, तो वो मिलना चाहता है आपसे। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा जी मैं पंजाब से हूँ। अरे बोले पंजाब से, कहाँ से? मैं कहा जी मैं अमृतसर से हूँ। अरे बोले मैं भी अमृतसर का हूँ। आज तक पंजाबी हो? मैं कहा हाँ जी। तो वो अपने बड़े भाई साहब को बुला लाए बाहर। तो बड़े भाई साहब ने कहा ऐसे करो आप लोग बड़े भाई साहब को ले आओ, पिताजी को जरूर लाना संडे के दिन, हैं तो फिर बात करेंगे। हम लोग आ गए वापस संडे के दिन। मैंने सबको सुनाया घर पे, सब एक्साइटेड हो गए कि मोहम्मद रफ़ी को मिला है ये। मेरे पिताजी भी, उनको भी बड़ा शौक था। जी। तो मैं, मेरे बड़े भाई साहब और पिताजी हम लोग गए वहाँ रफ़ी साहब के यहाँ। वहाँ गए और वहाँ बैठे तो उनके बड़े भाई साहब का नाम था हमीद भाई। तो उन्होंने कहा हमीद भाई ने कि बाबूजी आपने बहुत अच्छा किया आप आ गए, वरना यहाँ कई लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं अपना घर बार छोड़कर और फिर इल्ज़ाम हम लोगों पर आता है। ये पहली बार आप आए हैं, पेरेंट्स आए हैं साथ में, तो रफ़ी जितना जानता है ज़रूर सिखाएगा इनको, मेरे बड़े भाई साहब को। जी। तो इतनी देर में उन्होंने कहा रफ़ी वो हारमोनियम निकाल। तो एकदम मैं उठा हारमोनियम निकालने के लिए और रफ़ी साहब ने चटाई बिछाई। तो हमीद भाई बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा ठहरो ठहरो एक मिनट, बाबूजी सच्ची बताना गाना किसने सीखना है, ये बड़े ने सीखना है या छोटे ने, किसको शौक है? उन्होंने कहा जी वो छोटे ने सीखना है। वो तो मैं समझ गया था ये उस्ताद को इसने तकलीफ नहीं दी हारमोनियम उठाने की, ये खुद हारमोनियम उठा के लाया। तो रफ़ी साहब ने फिर मुझे सुना, फिर उन्होंने खुद गाया, फिर वो प्यार बढ़ता गया। वो लोग घर पे आया करते थे मेरे और लस्सी पूड़ी फोन पहले कर देते थे, माता जी हैं घर में? मैं कही हाँ हैं। अच्छा लस्सी पूड़ी चने उनको बोलना बना के रखे, हम लोग आ रहे हैं। तो रफ़ी साहब हमीद भाई दोनों आते थे और आके मेरे फादर को हमेशा गाना सुनाते थे रफ़ी साहब। हमीद भाई बोलते थे कि रफ़ी पहले गाना गाओ, बाबूजी का आशीर्वाद लो, फिर उसके बाद हम लोग लस्सी पूड़ी खाएंगे। मतलब इतनी लियाकत थी इनमें। बस फिर वो मेल हो गया। फिर रफ़ी साहब ने मुझे गाइड किया, तो उन्होंने कहा कि तू कहाँ तक मेरे गाने गाएगा महेंद्र, तू बेटा क्लासिकल सीख। फिर मैंने क्लासिकल सीखना शुरू कर दिया। जी। तो उन्होंने, रफ़ी साहब ने मुझे कहा क्लासिकल से तेरी अपनी इंडिविजुअलिटी आ जाएगी जी, अपनापन आ जाएगा। तो मदन मोहन जी भी मेरे साथ बहुत प्यार था मदन मोहन जी का, और मदन मोहन जी ने भी मुझे यही कहा कि तू रफ़ी के गाने मत गाया कर, तेरे को क्लासिकल सीखना चाहिए। और वैसे ही खयाम साहब के साथ प्यार था मेरा बचपन से ही, है जी, कराती तो कुदरत है, भगवान कराता है। जी। तो खयाम साहब ने मुझे सबसे पहले मौलाना नियाज अहमद खान साहब वो लगवा के दिए,
उनसे मैंने शुरू किया। फिर कई उस्ताद आए, कई उस्तादों से सीखा मैंने क्लासिकल। अच्छा, आपने बताया अभी रफ़ी साहब आपके बहुत बड़े आदर्श रहे जी। हैं और रफ़ी साहब के गाने आप बचपन में गुनगुनाया करते थे, तो इस वक्त कोई गाना याद आ रहा है रफ़ी साहब का? ममता जी, एक चीज है, जब रफ़ी साहब थे तो मैं स्टेज पे गाया करता था उनके गाने, और मुझे गवाया करते थे वी बलसारा, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे HMV के, जिन्होंने मुझे सबसे पहले मदमस्त में गवाया। लेकिन अब जब मैं प्लेबैक सिंगर बन गया तो अपने नुक्स मैंने देखे, जो रफ़ी साहब के मैं गाने गाया करता था कि मैं इतना खराब गाता था उनके गाने, तो मैंने कसम खा ली कि मैं उनका गाना नहीं गाऊंगा, अब कभी नहीं गाऊंगा रफ़ी साहब का, अपने उस्ताद का। और उनका गाना गाने से उनका गाना खराब करना, मतलब मेरे दिल में इतना अदब था उनके लिए, उस दिन से कसम खा ली कि मैं नहीं गाऊंगा। तो आज भी माफ कर दीजिएगा, मैं गाना नहीं गाऊंगा रफ़ी साहब को। हाँ। तो कोई फिल्मी नगमा याद आता है मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ जो हम श्रोताओं को सुनवा सकें? उस जमाने में दिल लगी जी, उसके गाने बड़े मशहूर थे, तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ। क्या बात है। हाँ, तो यही गाना सुन लें। हाँ जी, हाँ जी। तेरे पूछे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। वो अफसाना मोहब्बत का कभी जो तूने छेड़ा था, कभी जो तूने छेड़ा था, वो अफसाना मोहब्बत का कभी जो तूने छेड़ा था, कभी जो तूने छेड़ा था, वही अफसाना हूँ तुम पर अधूरा लेके आया हूँ, तेरे पूछे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ। विविध भारती पर जारी है उजाले उनकी यादों के, और अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर ममता सिंह के साथ। अच्छा, फिल्मों में आपको पहला ब्रेक कब और कैसे मिला था? ममता जी, मैं रफ़ी साहब के गाने गाया करता था, तो हमारी बिल्डिंग के सामने पारसी रहते थे। एक लेडी थी जो मेरी मदर की सहेली थी, तो उसने कहा मेरी लड़की को प्लेबैक का चांस मिल गया है। उनका नाम था धन इंदौर वाला। तो मेरी मदर ने कहा, महेंद्र बेटा, ये धन को कैसे चांस मिल गया गाने का? मैं भी हैरान, मैंने फोन किया धन को। मैं कहा, धन जी आप प्लेबैक कर रहे हैं? बोली, अभी तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन करूँगी, मैं अभी सीख रही हूँ। मैं, किनसे सीखते हैं आप? तो उन्होंने नाम लिया, वी बलसारा, गुजर गए हैं वी बलसारा जी। तो मैं, कहाँ रहते हैं? वो बिल्कुल करीब रहते थे, हमारे पारसी डेयरी फार्म के पास रहते थे। तो मैं चला गया मिलने उन्हें, वी बलसारा जी को। उनको मैंने कहा जी मुझे शौक है गाने का। तो उन्होंने कहा, बेटा सुनाओ। वो हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे बलसारा जी। तो पहला गाना रफ़ी साहब का मैंने सुनाया उनको, सुहानी रात ढल चुकी। बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा, तुम मेरे ऑर्केस्ट्रा के साथ गाया करोगे क्लब में? मैं कहा, जी हाँ, गाया करूँगा क्लब में। एवरी सैटरडे नाइट इवनिंग वो ऑर्केस्ट्रा के साथ मुझे गवाया करते थे, धन को गवाया करते थे। फिर धीरे धीरे वो इतनी दिलचस्पी लेने लग गए। फिर उन्होंने मुझे एक दिन कहा बुलाकर, महेंद्र तुम खुश हो जाओगे, तुम प्लेबैक करो मदमस्त में। और मैं स्कूल में पढ़ता था, तो धन जी के साथ मैंने वो ड्यूएट गाया था, और बातिश साहब के साथ एक कवाली गाई थी। ये शुरुआत थी मेरी। महेंद्र कपूर जी, मेट्रो मर्फी प्रतियोगिता एक हुई थी।
वो तो कॉलेज जब मैं ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो हाँ। वो क्या थी घटना, मेट्रो मर्फी गायन प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें भी आपने हिस्सा लिया था, तो हाँ फिर जी, क्या हाँ हुआ जी। था? उसमें 5 जजेस थे। जी। अनिल विश्वास जी, सी रामचंद्र जी, वसंत देसाई जी, मदन मोहन जी और नौशाद साहब। तो ये 5 जजेस को जज करना था अच्छा। थ्रू आउट इंडिया में से कौन सा लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी। एक लड़का एक लड़की उन्होंने चुनना था। तो सुनते सुनते ये लोग हर स्टेट में गए, मतलब शॉर्टलिस्ट करते गए। तो शॉर्टलिस्ट में लकीली मेरा नाम भी आ गया महाराष्ट्र से, और लड़की आरती मुखर्जी, अच्छा। उनका नाम आया कलकत्ता से। जी। अच्छा, 4 लड़के और 4 लड़कियां चुनी गई। अब फाइनल्स जो थे वो मेट्रो सिनेमा में थे। वहाँ आपस में झगड़ा हो गया म्यूजिक डायरेक्टर्स का। अच्छा। वो कहें ये अच्छा है, वो कहें ये अच्छा है, ये अच्छी है, वो अच्छी है। तो नौशाद साहब ने कहा ऐसे करते हैं, आज शाम को महबूब स्टूडियोज इनको बुला लेते हैं। तो रिकॉर्डिस्ट कौशिक साहब थे कि भी जो कौशिक साहब डिसाइड करें वो अच्छा है, जी। क्योंकि इनाम में हम लोगों को फिल्मी गाने मिलने थे। एक गाना मिले या एक लाइन मिले, मतलब फिल्म में काम मिलना था। जी। तो उन्होंने कहा ये जो माइक्रोफोन है मेट्रो का, इसमें समझ नहीं आएगी। तो हम लोग शाम को चले गए, आगे पर्दा लगा दिया गया, कोई शक्ल नहीं देख सकता था हमारी। अपने अपने नंबर चुन लिए हमने, नाम भी नहीं बताना कि नंबर आई एम नंबर 45, तो गा दिया। किसी ने आई एम नंबर 67, उसने गा दिया। तो गाना खत्म हो गए। उसके बाद कौशिक साहब ने कहा भाई ये 45 अच्छा है लड़का, और लड़कियों में ये नंबर अच्छा है। अब म्यूजिक डायरेक्टरों को मानना पड़ा कि ठीक है। तो नौशाद साहब ने उनसे पूछा कि भी बताओ, अब कौशिक साहब ने कह दिया है, अब क्या करना है? उन्होंने कहा नहीं ठीक है, जो कौशिक साहब ने कह दिया ठीक है। तो लकीली वो मेरा नंबर था 45, मैं जीत गया। सबसे पहले मुझे गाना जो गवाया नौशाद साहब ने ही, सोहनी महिवाल, चांद छुपा तारे डूबे, जी। रात गजब की आई, वो सुपर डुपर हिट हुआ। और 6 मिनट का गाना था, बड़ा ऊंची मतलब स्वर का था। और नौशाद साहब का बड़ापन है कि उन्होंने मुझे इस तरीके से पेश किया कि इंसान तो नर्वस हो जाता नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे नर्वस नहीं होने दिया। बड़े अच्छे तरीके से मुझे गवाया। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। रिहर्सल उन्होंने मुझे कराई 6-7 दिन घर पे अपने। तो नौशाद साहब, उनके असिस्टेंट मोहम्मद शफी जो गुजर गए हैं, नहीं हैं, और मैं, हम तीनों बैठते थे 6-7 रोज। उन्होंने ऐसी रिहर्सल कराई, फिर मुझे महबूब स्टूडियोज में ले जाया करते थे, वहाँ बुलाते थे, ऑर्केस्ट्रा के साथ रिहर्सल कराई कि मतलब आई शुड बी यूज टू दी ऑर्केस्ट्राइजेशन। जी। है जी। हालांकि मैं नौशाद साहब को और नौशाद साहब मुझे बचपन से जानते थे, क्योंकि मैं रफ़ी साहब के यहाँ जाता था। तो नौशाद साहब मुझे मिला करते थे वहाँ। तो उन्होंने जब मुझे पहली बार बुलाया ना इस गाने के लिए, तो उन्होंने कहा महेंद्र ऐसा है बेटा, फिल्म सोहनी महिवाल है, इसके म्यूजिक पूरी ले चुका हूँ मैं, बैकग्राउंड म्यूजिक तक हो गया है, अब इसमें एक मुश्किल आता है। तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि इसकी सुर जो है ना वो मैं बदल नहीं सकता इस गाने की, और ये गाना बहुत ऊंचा जाएगा, तुम जा सकोगे? मैंने पैरों को हाथ लगाया,
मैंने कहा जी आपके आशीर्वाद होंगे तो चले जाऊंगा पापा जी। सुर क्या है? तो उन्होंने कहा ये सफेद 3 है, इसकी मध्यम में जाना है, मध्यम तक। मैं कहा अच्छा जी कोशिश करूंगा। तो रिहर्सल होती रही। तो आखिरी दिन मैंने अगले दिन रिकॉर्डिंग के लिए जाना था, खत्म हो गई रिहर्सल घर पे। तो नौशाद साहब मुझे कहते हैं 5 मिनट रुको महेंद्र। इन्होंने नमाज पढ़ी। मुझे नहीं लगता ऐसा लायक म्यूजिक डायरेक्टर जो आर्टिस्ट को संभाले होगा कभी भी। नमाज पढ़ के इन्होंने कहा महेंद्र बेटा रिहर्सल सो हो गई, कल है रिकॉर्डिंग, मैंने एक चीज मांगनी है तुमसे हाथ जोड़कर। और मैं घबरा गया कि क्या मांगना है इन्होंने। मैं पापा जी क्या मांगना है, आप जो कहेंगे, तुम मेरी कल इज्जत रख देना। और मेरे तो जमीन निकल गई पैरों तले कि पापा जी क्या कह रहे हैं। मतलब इतनी जिम्मेवारी मेरे पे डाल दी कि मुझे लगी पता नहीं अब क्या होना है। हाँ जी पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मैं बहुत घबरा गया। लेकिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचा, इन्होंने इतना प्यार दिया, इतना दिलासे से। मतलब म्यूजिशियन भी कम नहीं थे, मेरे ख्याल से कम 110 म्यूजिशियन थे। ऐसा ऑर्केस्ट्राइजेशन मैंने नहीं सुना कभी। परफेक्ट थे ऑर्केस्ट्राइजेशन। टूट पड़ी है आंधी गम की हो, टूट पड़ी है आंधी गम की, आज पवन है पागल, आज पवन है पागल। कांप रही है धरती सारी, चीख रहे हैं बादल, ओ चीख रहे हैं बादल। दुनिया के तूफान हजारों, हुस्न की एक तन्हाई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। किस तरह की स्टाइल थी, क्या अंदाज था उनके म्यूजिक का? ममता जी उनका अंदाज ये था कि जैसा गाना वैसे ही वो यूज करते थे, लेकिन रागदारी ज्यादा यूज करते थे हर अंतरे में, हर राग नया। अब देखिए नए सिंगर के लिए हर राग नया आ जाए तो मुश्किल हो जाता नहीं जी? बिल्कुल सही। हाँ, तो ये उनकी खासियत है नौशाद साहब की, उनको बहुत शौक है। पार नदी के यार का डेरा हो, पार नदी के यार का डेरा, आज मिलन है तेरा, आज मिलन है तेरा। ओढ़ ले तू लहरों की चुनरी, बांध ले मौज का सेहरा, बांध ले मौज का सेहरा। डोले में मंझधार के होगी तेरी आज विदाई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की। अच्छा महेंद्र कपूर साहब, अब जरा यादों की गलियारों में आप झांकी और बताइए कि जब अपनी जिंदगी का पहला गीत रिकॉर्ड करने आप स्टूडियो गए थे तो वो अनुभव कैसा था आपका? देखिए ममता जी क्या था कि बचपन से मैं रफ़ी साहब के साथ जुड़ा हुआ था जी। रफ़ी साहब के साथ मैं जाया करता था उनकी रिकॉर्डिंग सुनने। कई रिकॉर्डिंग्स मैंने सुनी उनकी। तो ये सब मालिक कराता है, इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता, माँ सरस्वती करवाती है। तो वो मुझे आदत सी पड़ गई थी, मुझे पता था कि कैसे गाना सीखना, म्यूजिक से, म्यूजिशियंस से कैसे बात करनी, क्या करना। तो मुझे इतना वो डर नहीं लगा। लेकिन नौशाद साहब ने जो कहा था मेरी इज्जत रख देना जी। उसका मुझे बहुत डर था कि मेरी आवाज लग जाए ऊपर बस। हाँ जी हाँ जी, वो मालिक ने इज्जत रख दी। जो बाद में मुझे पता चला कि महबूब स्टूडियोज उन्होंने
पूरे दिन के लिए बुक किया हुआ था नौशाद साहब ने, लेकिन ये माँ सरस्वती की देन, उनकी कृपा से 3 घंटे में हो गया गाना रिकॉर्ड। तेरे दिल के खून से होगा लाल चनाब का पानी, दुनिया की तारीफ में लिखी जाएगी ये कुर्बानी। सोहनी और महिवाल ने अपनी इश्क में जान गवाई, इश्क में जान गवाई। और शाह साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने गले लगा लिया, अरे वाह मियाँ तुम तो बहुत अच्छा गाए। ये यादें हैं। अच्छा महेंद्र कपूर साहब, जब थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था मर्फी मेट्रो प्रतियोगिता की, उसमें जज के रूप में नौशाद साहब भी थे, सी रामचंद्र जी भी थे। सी रामचंद्र के साथ आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, जैसे नौरंग फिल्म का गाना है जी, आधा है चंद्रमा, कोमल कोमल वरण। ये आशा जी के साथ मैंने पहली बार गाया जी। था। यूं कहें कि युवा दिलों की धड़कन के रूप में माना जाता है ये गाना, तो गलत नहीं होगा। तो इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताना चाहते हैं? रिकॉर्डिंग इसमें ममता जी मेरा कैरियर खत्म हो जाना था। ये आधा है चंद्रमा एक्चुअली रिकॉर्ड सबसे पहले मेरे कैरियर का ये हुआ। नौशाद साहब का बाद में हुआ, लेकिन नौशाद साहब का गाना क्योंकि पिक्चर कंप्लीट थी वो पहले रिलीज हो गया। आधा है चंद्रमा के वक्त मैं गा रहा था आशा जी के साथ। अब नर्वसनेस वैसे ही कि आशा जी हैं साथ में, और उन दिनों ये लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं करते थे राजकमल, ये शूटिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड करते थे। तो म्यूजिशियंस भी वहीं बैठते थे, सिंगर्स भी वहीं खड़े रहते थे। तो इन्होंने आधा चंद्रमा माइक्रोफोन पे रिहर्सल करवानी शुरू कर दी। कभी वो रिकॉर्डिस्ट मंगेश आए, नीचे ऊपर देख के फिर चले जाए, फिर दूसरा आ जाए कोई टेक्नीशियन, फिर नीचे ऊपर देख के चले जाए। अब आशा जी की आदत आपको पता है। आशा ने क्या काय वक्त सो तू मंगेश कहता काय नहीं दीदी काय नहीं। इतनी देर में अन्ना आ गए खुद। उन्होंने कहा आशा एक गायन कैंसिल करा आपण कैंसिल कर रहा। क्यों कसा? बोला मला वाटतं से महेंद्र नर्वस आहेत। कहती महेंद्र नर्वस आहेत? नाही अण्णा। कहता तुम्ही सांगतेस महेंद्र नर्वस आहेत? अरे कहते याची आवाज तिकडे येतेच नाही, काय गडबड आहेत तुमचं रेकॉर्डिंग सिस्टम मध्ये, इकडे तू ऐका आमची रिहर्सल। हाँ जी आप समझ गए ना कि इधर आप सुनिए। उन्होंने रिहर्सल सुनी तो उन्होंने बोला अरे ये तो फर्स्ट क्लास गा रहा है यार। हे मंगेश, अन्ना ने शोर मचाया, तुम अपनी पहले वायरिंग देखो। मंगेश जी फिर आ गए रिकॉर्डिस्ट, वो आए तो मेरी जो प्लग था ना माइक्रोफोन का, वो लगा नहीं हुआ था माइक्रोफोन पे, वो प्लग लगा और गाना रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड हुआ फिर गाना। और नहीं तो कैरियर खत्म हो जाता, क्योंकि अन्ना का गाना इंडस्ट्री में शोर मच जाता कि सिंगर से गाया नहीं गया। इस वक्त अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा गुनगुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। एक लाइन। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। रहने दो मन की अभिलाषा,
के नयन, आधे ढल के नयन, अभी पलकों में भी है बरसात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। अच्छा, पहले गाने की बात चली जब आपने स्टूडियो में पहली बार गीत रिकॉर्ड करने आप जब गए थे, तो उन दिनों में क्या दक्षिणा मिला करती थी एक एक गाने की? 400। कितने? 400 रुपये। अच्छा, कैसा लगता था? 4 करोड़ के जैसे। क्योंकि क्या है ममता जी, आर्टिस्ट को पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आर्टिस्ट को सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट है कि प्रोड्यूसर सेटिस्फाइड हो जाएं, म्यूजिक डायरेक्टर खुश हो जाएं, तो आर्टिस्ट खुश हो जाता है, उसको करोड़ों मिल जाते हैं। अन्ना जैसा म्यूजिक डायरेक्टर तो मुझे नहीं लगता पैदा होगा। अन्ना बहुत इंटेलिजेंट थे, वो जितनी क्लासिकल जानते थे उतना लाइट जानते थे। वो प्लेबैक सिंगर को गाना सिखाते थे जी। कि ऐसे सीखना गाना, ऐसे गाना, और झिड़कियां भी बहुत देते थे। और क्योंकि वो नेचर के थे ना, ऐसे झिड़कियां बहुत देते थे।
अच्छा, कोई झिड़की याद आती है? हाँ, बहुत झिड़कियां। बताइए ना। वो गाना इनका था, मैंने गाया। आधा चंद्रमा तो ठीक था, ये ना राजा रहेगा ना रानी रहेगी, नवरंगई। अब गलती तो हो जाती है ना सिंगर से। तो ना राजा रहेगा ना रानी रहेगी, जिंदगानी रहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। अब इसमें जरा गलती हो गई तो वहीं से आवाज आती थी जहां रिकॉर्डिंग हो रही है, धत ये क्या कर रहे हो? मैं सॉरी अन्ना जी। क्या सॉरी सॉरी, हमेशा तुम ऐसे ही करते हो, जी गलती कर देते हो। जी। मैं कहा नहीं अन्ना जी, आई एम सॉरी। अच्छा चलो गाओ। समझ गए हो गलती कि मैं समझाऊं आकर? मैं कहा नहीं नहीं अन्ना जी, मैं समझ गया हूं। हाँ, न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी, न जब एक भी जिंदगानी रहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी, दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी, बताएगी मुगलों की बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। ये आपस की सब बदगुमानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। फिर स्वातंत्र का ऐसा संग्राम आया कि हर आदमी देश के काम आया, लड़ी वीर झांसी की रानी भवानी, हजारों ने लाखों ने जौहर जलाया, ये कुर्बानियां खुद जुबानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। जब गाना रिकॉर्ड हो जाता था हाँ, बड़े खुश होते थे। फिर वो शांताराम जी को बोलते थे, इस लड़के की मुझे समझ आज तक नहीं आई, ये अच्छा अन्ना जी, अच्छा अन्ना जी करता रहता है, और मैं इसको कई कुछ कह देता हूँ रिकॉर्डिंग के वक्त, लेकिन ये नर्वस नहीं होता, ये मुझे समझ नहीं आई इसकी। क्या असर पड़ता था? पॉजिटिव असर पड़ता था आपके गायन पर या नेगेटिव? कि नहीं नहीं, मैं अपने आप को संभाले रखता था कि मैं समझ जाता था कि इन्होंने मुझे क्यों डांटा है, क्या गलती है मेरी, तो मैं वो उसको ठीक कर लेता था। इसी ममता जी, क्लासिकल म्यूजिक का यही फायदा है। हम लोग क्लासिकल, आप कहें कि भी आप गाइए 3 घंटे, वो नहीं कर सकते, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक हम लोग 2-3 मिनट गाने में वो जरूर गा सकते हैं, वो हमको मतलब पता है। और अन्ना को भी यही चाहिए था कि भी कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। ये सुर कैसे लगा दिया? अच्छा, कोमल गंधार लगा दिया। हाँ। मैं कहा नहीं सॉरी, तो कौन सी सुर है? मैं कहा ये तीव्र मध्यम है। हाँ, तीव्र मध्यम लगाओ, समझे? हाँ जी अन्ना जी। बस वो यही बोलते थे, हाँ जी अन्ना जी, हाँ अन्ना जी। यार ये कभी कुछ बोलता ही नहीं, मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आती। अन्ना साहब शांताराम जी को बोलते थे तो शांताराम जी हंस देते थे, अरे बोलते थे अन्ना बच्चा है यार, बोलते हाँ ये तो है, लेकिन घबराता नहीं है ये। अच्छा, नौरंग फिल्म के सारे गाने हिट हुए लगभग, तो इन गानों में से आपको कौन से गाने ज्यादा पसंद हैं? सभी गाने अच्छे लगते हैं, आधा चंद्रमा, श्यामल श्यामल बरन, इवन मन्ना दा का गाना तू छुपी है कहाँ, वो बड़ा अच्छा लगता है। फिर एक होली का गाना था मेरा आशा जी का, वो भी बड़ा अच्छा था। तो इसी फिल्म का एक और गाना सुन ले, सुनवा दीजिए। कौन सा? श्यामल श्यामल बरन।
श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, हो पूनम की छटा, तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। टकरा गया तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, हो चकरा गया, ना इधर जा सका, ना इधर जा सका, ना उधर जा सका, रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। तो दोस्तों, आज की मुलाकात यहीं तक। आप सुन रहे थे जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर से ममता सिंह की बातचीत, और आज के प्रोग्राम का ये पहला भाग आपने सुना। आपको बता दें कि प्रस्तुत करता है कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों के।